नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जब यूरोपीय कंपनियां, खास तौर पर फ्रांसीसी और अंग्रेज, भारत में सिर्फ व्यापार करने नहीं आई थी। बिल्कुल, ये सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं थी। ये दो अलग अलग ताकतों की, दो अलग अलग सोच की टक्कर थी। हाँ, एक तरफ था दिमाग और दूसरी तरफ ताकत। तो सुशील सर के इस विश्लेषण के आधार पर चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। और ये कहानी शुरू होती है यूरोप से। देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस सिर्फ पड़ोसी नहीं है, उनकी दुश्मनी सदियों पुरानी है। अच्छा। उनकी अपनी जो ज्योग्राफी है उसने भी उनके स्वभाव को बनाया है। ब्रिटेन एक द्वीप है, मतलब चारों तरफ से सुरक्षित। उसे जमीनी सीमाओं की ज्यादा चिंता नहीं थी। और फ्रांस? फ्रांस तो जमीनी लड़ाइयों में ही उलझा रहा हमेशा। स्पेन, जर्मनी, उसके चारों तरफ देश थे, तो उसकी पूरी तारीख ही लड़ाइयों की तारीख है। और यही फर्क शायद उनके काम करने के तरीके में भी दिखा। जैसा कि हमारे सोर्स में बताया गया है, अंग्रेजों को बनियों का देश कहा जाता था। इसका क्या मतलब था असल में? हाँ, और ये कोई गाली नहीं बल्कि उनकी पहचान थी। इसका मतलब था कि वो हर फैसले को नफे नुकसान के तराजू पर तोलते थे। मतलब युद्ध भी एक तरह का निवेश था उनके लिए। बिल्कुल, जिसका रिटर्न अच्छा होना चाहिए। वो दुश्मन को समझते थे, इंतजार करते थे। कूटनीति, साजिश, ये उनके असली हथियार थे। तो फ्रांसीसी इसके ठीक उलट थे। एकदम उलट। वो योद्धा थे। उनके लिए गौरव, सम्मान, ये सब सबसे ऊपर था। और रणनीति? रणनीति बस एक थी, हमला करो, सोचो बाद में। दुश्मन कमजोर है, ताकतवर है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे नेपोलियन, उसने तो पूरे यूरोप को हिला दिया था। हाँ, उसे लगा वो अपनी ताकत से कुछ भी जीत सकता है। लेकिन वही ताकत रूस की बर्फीली हवाओं में जम गई। और हिटलर ने भी तो वही गलती दोहराई। सही बात है। ये दिखाता है कि सिर्फ बाहुबल से दुनिया नहीं जीती जाती। तो अब इन दोनों किरदारों को भारत के मंच पर लाते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी। हाँ, और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा जो पूरी कहानी की दिशा तय करेगा। क्या फर्क? फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। राजा लुई 14वें ने उसे भेजा था। मतलब मकसद से व्यापार नहीं, फ्रांस का साम्राज्य फैलाना भी था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? वो तो 217 व्यापारियों की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। उसका एक ही मकसद था, मुनाफा। अच्छा, मतलब एक कंपनी राजा के लिए लड़ रही थी, दूसरी अपने शेयर होल्डर्स के लिए। और इसी से जमीन आसमान का फर्क आ गया। ब्रिटिश कंपनी के फैसले लंदन में मुनाफे के हिसाब से होते थे, और फ्रांसीसी कंपनी के? वो पेरिस के दरबार में होते थे, जहां शान और गौरव पैसे से ज्यादा जरूरी था। भारत आते ही फ्रांसीसियों ने अपनी आक्रामक मंशा भी साफ कर दी। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां वहीं लगाईं जहां अंग्रेज पहले से थे, सूरत, मसूलीपट्टनम। और सबसे बड़ी चाल चली 1673 में। उन्होंने पांडिचेरी में अपनी बस्ती बसाई, जो अंग्रेजों के सबसे बड़े गढ़ मद्रास के ठीक बगल में था। मतलब ये वैसा ही था जैसे गांव के दो दुश्मन दिल्ली आकर एक दूसरे के पड़ोस में ही घर ले लें। बिल्कुल, लड़ाई तो तय थी। तो ये पहली बड़ी मारपीट कब और किस बात पर हुई? यहीं से कर्नाटक के युद्धों की कहानी शुरू होती है ना? जी हाँ, इन्हें एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध भी कहते हैं। और इनकी खासियत ये थी कि चिंगारी हमेशा यूरोप में लगती थी और आग भारत में भड़कती थी। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। वजह थी यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। वहां ब्रिटेन और फ्रांस भिड़े, तो यहां भी उनके गवर्नर एक दूसरे को ललकारने लगे। और फ्रांसीसियों ने अपने योद्धा वाले अंदाज में क्या किया? अंग्रेजों ने कुछ फ्रांसीसी जहाज पकड़े, तो फ्रांसीसियों ने पलटकर सीधा अंग्रेजों के दिल पर यानी मद्रास पर ही कब्जा कर लिया। ये तो बहुत बड़ी जीत थी उनके लिए। बहुत बड़ी। खैर, युद्ध तो यूरोप की एक संधि से खत्म हो गया और मद्रास वापस मिल गया। लेकिन इस युद्ध के बीच एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने हिंदुस्तान का भविष्य लिख दिया। सेंथोमे का युद्ध। हाँ, जब फ्रांसीसियों ने मद्रास जीता, तो वहां के स्थानीय शासक कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन वो नाराज हो गए। आखिरकार इलाका तो उनका था। उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए सेना भेज दी। अब जरा सेनाओं का फर्क देखिए। बताइए। नवाब की तरफ से करीब 10,000 हिंदुस्तानी सैनिक थे। हाथी, घोड़े, तलवारें, एक पारंपरिक सेना। और फ्रांसीसियों की तरफ? सिर्फ 1,000 सैनिक। लेकिन उनके पास बंदूकें थीं, तोपें थीं और वो यूरोपियन तरीके से प्रशिक्षित थे। 1 मिनट, 10,000 सैनिक सिर्फ 1,000 सैनिकों से हार गए? बुरी तरह हार गए। ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भारतीय राजाओं की सैन्य ताकत का जो गुब्बारा था, वो एक ही सुई से फूट गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस एक लड़ाई का जो मनोवैज्ञानिक असर था, वो बहुत गहरा था। कैसे? देखिए, 1608 से भारत में बैठे अंग्रेज अब तक भारतीय राजाओं की विशाल सेनाओं से डरते थे। उन्हें लगता था वो इनसे कभी नहीं जीत सकते। और सेंट थोमे की लड़ाई ने ये भ्रम तोड़ दिया। हाँ,
दोनों को, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को। पहली बार एहसास हुआ कि अनुशासन और आधुनिक हथियारों के सामने भारतीय सेनाएं कितनी कमजोर हैं। यहीं से भारत को गुलाम बनाने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। बिल्कुल, यहीं से वो रास्ता खुला। तो पहले राउंड के बाद दोनों को अपनी अपनी ताकत का अंदाजा हो गया। इसके बाद शुरू हुआ दूसरा कर्नाटक युद्ध, जो शायद सबसे दिलचस्प था। हाँ, ये युद्ध भारतीय राजनीति के अंदरूनी झगड़ों का नतीजा था। कर्नाटक की गद्दी के लिए दो दावेदारों में लड़ाई छिड़ गई और दोनों यूरोपीय ताकतों को मौका मिल गया। फ्रांसीसियों ने एक का साथ दिया, अंग्रेजों ने दूसरे का। और यहीं हमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का असली जीनियस, उसकी प्रतिभा देखने को मिलती है। डुप्ले के बारे में कहा जाता है कि उसकी रणनीति शानदार थी। ऐसा क्या खास किया था उसने? डुप्ले ने ही सबसे पहले सहायक संधि की नींव रखी थी। वो भारतीय राजाओं के झगड़ों में दखल देता, एक पक्ष को अपनी सेना का समर्थन देता, और जब वो राजा जीत जाता तो बदले में उससे पैसे, जमीन और व्यापारिक अधिकार वसूलता था। अपनी सेना का किराया वसूलने का ये मॉडल लाजवाब था। इस रणनीति से तो उसने अंग्रेजों की हालत पतली कर दी होगी। हालत पतली? उसने तो अंग्रेजों को लगभग भारत से खदेड़ दिया था। तो फिर अंग्रेज जीते कैसे? अगर वो मैदान में हार रहे थे तो उन्होंने क्या किया? यहाँ दिमाग और ताकत का खेल फिर सामने आया होगा। बिल्कुल। जब अंग्रेज डुप्ले को मैदान में नहीं हरा पाए तो उन्होंने बनिए वाला दिमाग लगाया। मतलब? वो लड़ाई के मैदान से निकलकर कूटनीति के दफ्तरों में पहुंच गए। उन्होंने फ्रांस में बैठे अधिकारियों को रिश्वत दी और किसी तरह डुप्ले को वापस फ्रांस बुलाने का आदेश जारी करवा दिया। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब लगती है। क्या फ्रांसीसी सरकार इतनी नासमझ थी कि वो अपने सबसे काबिल आदमी को सिर्फ इसलिए वापस बुला ले? आपका सवाल बहुत वाजिब है। और यही फ्रांसीसी कंपनी के सरकारी होने की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आई। अच्छा। डुप्ले की सफलता से पेरिस के दरबार में कई लोग उससे जलने लगे थे। वहां की अंदरूनी राजनीति उस पर भारी पड़ गई। सरकार को लगा कि डुप्ले अपनी ताकत ज्यादा बढ़ा रहा है और व्यापार पर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को मैच के बीच में ही पवेलियन भेज दिया। बिल्कुल। और डुप्ले के जाते ही खेल पलट गया। बिल्कुल, पूरी तरह से। उसकी जगह जो नया गवर्नर आया, उसे भारत की समझ ही नहीं थी। और इसी बीच अंग्रेजों को उनका डुप्ले मिल गया, रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव ने फिर पासा पलट दिया और अंग्रेज दूसरा कर्नाटक युद्ध जीत गए। हाँ, ये युद्ध पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ। अगर डुप्ले को वापस न बुलाया गया होता तो शायद आज हम भारत का इतिहास किसी और भाषा में पढ़ रहे होते। अब आते हैं आखिरी और फाइनल राउंड पर, तीसरा कर्नाटक युद्ध और उसकी निर्णायक लड़ाई, वॉन्डीवॉश का युद्ध। इसका कारण भी यूरोप में ही था। सप्तवर्षीय युद्ध, ये एक तरह का वर्ल्ड वॉर था। भारत में ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वर्चस्व की अंतिम लड़ाई थी। 1760, वॉन्डीवॉश का मैदान। हाँ, दोनों सेनाएं आखिरी बार आमने सामने हुईं और इस बार नतीजा एक तरफा था। अंग्रेज जीत गए, पूरी तरह हराया। ब्रिटिश कंपनी प्राइवेट होने की वजह से आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत थी। उनकी नेवी ज्यादा ताकतवर थी और सबसे बड़ी बात, उनके पास क्लाइव जैसा नेतृत्व था जो मौके पर सही फैसले लेता था। जबकि फ्रांसीसी पेरिस से आने वाले आदेशों का इंतजार करते रहते थे। सही बात है। वॉन्डीवॉश की हार के साथ ही भारत में फ्रांस का सपना हमेशा के लिए टूट गया। तो फ्रांसीसी चले गए। अब जब अंग्रेजों ने चारों तरफ नजर घुमाई तो उन्हें भारत के राजनीतिक मंच पर क्या दिखाई दिया? उन्हें एक बिखरता हुआ साम्राज्य दिखा। दिल्ली में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह बैठा था, जिसका नाम ही रंगीला पड़ गया था। उसे शासन से ज्यादा नाच गाने में दिलचस्पी थी। कहते हैं कि जब 1739 में नादिर शाह दिल्ली के दरवाजे पर खड़ा था, तब भी मोहम्मद शाह रंगीला अपने कबूतरों के साथ व्यस्त थे। तो जब बादशाही फ्लाइट मोड पर हो तो साम्राज्य का जमीन पर रहना मुश्किल है। और नतीजा ये हुआ कि पूरा देश टुकड़ों में बंट गया। अवध, बंगाल, हैदराबाद, सबने खुद को लगभग आजाद घोषित कर दिया था। मतलब अंग्रेजों के सामने एक ऐसा देश था जिसका कोई एक मालिक नहीं था। बिल्कुल, एक पावर वैक्यूम था जिसे भरने के लिए वो तैयार थे। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि भारत में अंग्रेजों की जीत सिर्फ उनकी सैन्य ताकत का नतीजा नहीं थी। नहीं, ये एक व्यापारिक प्रतिद्वंदिता से शुरू हुई जो एक सैन्य संघर्ष में बदली और आखिरकार दिमाग ने ताकत पर जीत हासिल की। अंग्रेजों ने बनिए की तरह सोचा, सही मौके का इंतजार किया और कूटनीति को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि भारत की अपनी आंतरिक कमजोरी ने अंग्रेजों के लिए वो दरवाजा खोल दिया जिसे वो शायद सिर्फ ताकत के दम पर कभी नहीं तोड़ पाते। वाकई ये सोचना कमाल का है कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी ने दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक पर कब्जा कर लिया। मैं श्रोताओं को अंग्रेजों के ही एक दृष्टिकोण से जुड़े विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, हमने भारत को ताकत के बल पर नहीं जीता,
भारत तो हमें सड़क पर पड़ी एक लावारिस चीज की तरह मिला, जिसका कोई वारिस नहीं था। हमने तो बस उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। ये विचार इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि भारत पर हुआ कब्जा एक विजय थी या एक खाली जगह का भरना।